Hello everyone. Let's start with the new topic which is judicial administration in ancient India जो कि यूनिट थर्ड का ही टॉपिक है ऑफ द सेकंड पेपर एंशियंट इंडियन पॉलिटिकल थॉट। और लास्ट वीडियो में हम लोग ने डिस्कस किया था अबाउट द लीगल सिस्टम ऑफ एंशियंट इंडिया एंड नाउ वी हैव टू कंटिन्यू विद द जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन. So let's start. India had cherished a distinct legal history well before the earliest Vedic ages, dating back to the Neolithic age, and there existed a civil and a criminal adjudication process, and it more properly continued through the Bronze Age and to the Indus Valley civilization. क्योंकि हम लोग जुडिशल एडमिनिस्ट्रेशन की बात कर रहे हैं जो कि एंशंट इंडिया में भी फॉलो होता था. एंड इससे पहले भी जो हमने लीगल सिस्टम वाला टॉपिक पढ़ा था उसमें भी हम लोगों ने ये चीज़ देखी थी कि जो कि ये जो लीगल सिस्टम है और लॉ का कंसेप्ट है ये कुछ नया मॉडर्न जो है डेवलप नहीं हुआ है, बल्कि दिस इज़ बिन कंटिन्यूड सिंस द पास्ट ईयर्स. ठीक है, जब से हम लोग चाहे वो वैदिक टाइम्स की बात करें, चाहे हम लोग ब्रॉन्ज एज इंडस वैली सिविलाइजेशन की बात करें, तो उस समय भी जो था वो जुडिशियल सिस्टम फॉलो होता था, बट स्ट्रक्चर वॉज डिफरेंट. थोड़ा बहुत प्रोसीजर डिफरेंट था, बट जो था वो भी उस समय पे प्रिवेल करता था. द एविडेंस कैन बी ट्रेस्ड फ्रॉम द एंशियंट टेक्स्ट. और इसके एविडेंसेस हमको कहाँ पे मिलते हैं? फ्रॉम द एंशियंट टेक्स्ट लाइक द वेदास, स्मृतिज, उपनिषद्स एंड अर्थशास्त्र. One of the salient features of the ancient Indian law was that it was secular in nature, based on the dharma principle. तो ये हम लोग ने उससे पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि जो भी एक सेक्युलर लॉ फॉलो होता था, और एक चाहे वो मौर्यास टाइम पे देखें या मुगल एम्पायर के टाइम पे देखें, तो एक सेक्युलर पैटर्न था जस्टिस का. ओके, विच वॉज बेस्ड अपॉन द कंसेप्ट ऑफ द धर्मा, जो कि हमारा लीगल कंसेप्ट क्या है, या जो हमारा जो जो हम लोगों ने पढ़ा था कि जो कंसेप्ट ऑफ द लॉ क्या था, तो वो न्याय करने का जो एक जो बेस था वो था ऑन द धर्मा प्रिंसिपल. दस इंडिया हैज़ अ ओल्डेस्ट जुडिशरी इन द वर्ल्ड. तो ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पे पॉइंट जो नोट करना चाहिए वो ये कि इंडिया हैज़ द ओल्डेस्ट जुडिशरी इन द वर्ल्ड. द एंशियंट Indian legal system says about the 18 main titles of the law as envisaged in the Manu Smriti. These titles were non-repayment of debt, deposit, partnership business, resumption of the gift, सेल ऑफ एन आर्टिकल बाय वन अदर. अब मैं एक एक पॉइंट्स को इसमें एक्सप्लेन नहीं कर रही क्योंकि नॉर्मल कॉमन से पॉइंट्स है, सबको पता है कि इनके वॉलेंस पे जो है आपको मतलब जो एंशियंट इंडियन लीगल सिस्टम था उसमें ये मेन टाइटल्स है लॉ के कि अगर कोई इनको ब्रेक करेगा तो उसके लिए उसको पनिशमेंट मिलेगा ही मिलेगा. तो ड्यूटीज ऑफ द वाइफ एंड हस्बैंड, partition of the inheritance, repentance after sale or purchase, dispute between the master and the keeper, boundary dispute, abuse, severe inflicting of punishments, theft, violence, adultery, gambling and animal betting. तो ये सब अलग अलग जो थे वो अलग अलग एक जो है इन्होंने क्राइटेरिया डिफाइन कर दिया था कि जैसे जैसे कि हम प्रेजेंट कॉन्स्टिट्यूशन में देखते हैं कि हर एक चीज़ का जैसे शेड्यूल्स हैं, तो उसमें एक चीज़ हर एक जो है वो पॉइंट मेंशन्ड है, हर एक टॉपिक मेंशन्ड है कि इससे रिलेटेड अगर कोई भी चीज़ हुआ, वायलेंस हुआ तो ये पनिशमेंट है, इससे रिलेटेड कुछ हुआ तो ये पनिशमेंट है. तो इन द सेम वे यहाँ पे भी मनुस्मृति में ये सभी चीज़ों के बारे में गिवन था. एज पर द प्रोसीजरल लॉ, अगर हम लॉ के प्रोसीजर के बारे में बात करें, अंडर द लीगल सिस्टम ऑफ एंशियंट इंडियन सोसाइटी, अ कॉज ऑफ एक्शन अराइजेज व्हेन अ पर्सन बीइंग हैरेस्ड इन अ वे कॉन्ट्ररी टू द रूल्स ऑफ द स्मृति एंड यूसेज लॉजेस अ कंप्लेंट. द ओके, तो अगर इसमें डिस्कस करें तो इसमें ये चीज़ है कि जो कॉज ऑफ एक्शन अराइज होगा वो तभी होगा जब कोई भी पर्सन हैरेस्ड होगा, और वो जो हैरेसमेंट है वो जो जो उसका कोई भी एक्शन है अगर इफ़ इट इज़ गोइंग अगेंस्ट द रूल्स ऑफ द स्मृति, तब फिर उसके अगेंस्ट कंप्लेंट लॉज होगी. ठीक है, तो जैसे कि हम लोग प्रेजेंट डे में कंपेयर करें तो कॉन्स्टिट्यूशन का अगेंस्ट कुछ भी होगा तो एफआईआर लॉन्च होगी. इन द सेम वे अगर स्मृति के रूल्स ऑफ स्मृति के अगेंस्ट अगर कुछ भी चीज़ होगी या पर्सन हैरेस्ड होगा तो उसके अगेंस्ट फिर कंप्लेंट होगी. द जुडिशियल प्रोसीडिंग्स यूजुअली कंप्राइज ऑफ द 4 पार्ट्स, नेमली कंप्लेंट होगा, फिर कंप्लेंट के बाद रिप्लाई होगी, जैसे एफआईआर होती है, एफआईआर के बाद दे एंड देन द रिप्लाई इज़ बिन गिवन. और ऑब्वियसली आफ्टर द कंप्लेन कुछ समय के बाद फिर रिप्लाई आता है उस कंप्लेन का. फिर एविडेंसेस जो है वो डिमांड किया जाता है कि आप एविडेंसेस या प्रूफ दीजिए, फिर उसके बाद जजमेंट होता है ऑन द बेसिस ऑफ द प्रूफ गिवन. तो ये पूरा जो है 4 पॉइंट्स में पूरा प्रोसीजर होता है.
Replies can probably be of the four kinds, and these are admission, denial, a special plea, or relating to a former judgment. Okay, so three types of evidences. तो जैसे replies है, in the same way जो three types of evidences आप mentioned, namely अब evidence आप या फिर document के form में दे सकते हैं, या कोई भी possession हुआ है, या कोई witness प्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो इन सब बेसिस पे हम लोग एविडेंसेस प्रोवाइड कर सकते हैं, वो एक्सेप्टेबल होगा। देन स्मृतिज इन एंशंट इंडिया स्ट्रेस्ड, तो ये तो इसके ऊपर वाले पैराग्राफ में वी हैव डिस्कस कि प्रोसीजर पूरा लॉ क्या है, कि मतलब ये जो पहला चीज़ तो स्मृति के अगेंस्ट नहीं जाना चाहिए, रूल्स ऑफ स्मृति के अगेंस्ट नहीं जाना चाहिए। फिर उसके बाद जो चार पार्ट्स हैं हमारे प्रोसीडिंग्स के, वो ये जा रहे हैं कंप्लेंट, रिप्लाई, एविडेंस एंड जजमेंट। फिर रिप्लाईज में भी उसके फोर हैं कि रिप्लाई कैसे देंगे, एडमिशन, डिनाइल या स्पेशल प्ली होगी, रिलेटिंग टू अ फॉर्मर जजमेंट। देन एविडेंसेस में आप तीन तरीके से होता है, डॉक्यूमेंट, पोजीशन एंड विटनेस, तो ये तो मेंशन करना ही करना है। उसके बाद स्मृतिज इन एंशिएंट इंडिया स्ट्रेस द नीड फॉर एन इफेक्टिव जुडिशियल सिस्टम टू कैरी आउट द जस्टिस अकॉर्डिंग टू धर्मा, and it emphasized that the primary duty of the king was the administration of justice. The king was responsible for the rule of law and to protect the people and punishing the wrongdoer. तो सब कुछ responsibility किसके ऊपर थी, king के ऊपर थी। In his work, The Indian Judiciary System, a historical survey, Mr. Justice S.S. Dhawan gives a clear picture on the system of judiciary. तो ये जो एक हिस्टोरिकल सर्वे के अकॉर्डिंग ये जो जस्टिस हैं S.S. धवन, इन्होंने काफ़ी क्लियर पिक्चर दी है ऑफ द सिस्टम ऑफ द जुडिशरी। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब हम जुडिशरी की बात करते हैं तो उसका स्ट्रक्चर क्या है, उसका सिस्टम कैसे फॉलो होता है, वो S.S. धवन ने बताया है। तो एंशिएंट इंडिया हैज़ अ वेरी स्टैंडर्ड ऑफ एंटीग्विटी एज रिगार्ड्स टू द एबिलिटी, लर्निंग, इंटीग्रिटी, इम्पार्शियलिटी, ये सब क्या है, ये सब फीचर्स हैं हमारे इंडियन जुडिशियल सिस्टम के, ठीक है। तो ये सब फीचर्स हैं, एबिलिटी है, लर्निंग है, इंटीग्रिटी है, इम्पार्शियलिटी है, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी है। सो दीज स्टैंडर्ड्स हैव नॉट बीन सरपास्ड टिल टुडे। तो ये तब से एंशिएंट टाइम से अभी तक चला आ रहा है। दैट द इंडियन जुडिशरी कंसिस्ट ऑफ अ हायरार्की ऑफ जजेस, कि सबसे पहले चीफ जस्टिस आते हैं, उसके बाद हर एक हायर कोर्ट जो है वो उसके पास पावर है टू रिव्यू द डिसीजन ऑफ द कोर्ट्स बिलो। ओके, कि जैसे तीन है, सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, देन द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है। तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का कोई भी डिसीजन है, अगर वो भी जिसने भी केस फाइल किया है अगर वो सेटिस्फाइड नहीं है, तो वो जो है अपर कोर्ट में उसको अपील कर सकता है, और फिर वो अपर कोर्ट जो है वो लोअर कोर्ट के डिसीजन को रिव्यू कर सकता है। तो डिसीजन इज टेकन ऑन द सेम प्रिंसिपल, और जो भी डिसीजन है वो लिया जाता है ऑन द सेम प्रिंसिपल ऑफ द नेचुरल जस्टिस, जो कि एंशिएंट टाइम में भी था और जो कि अभी भी है, विच गवर्न द जुडिशियल प्रोसेस इन द मॉडर्न स्टेट टुडे। क्या हम लोग क्रिमिनल ट्रायल्स की बात करें, उसमें भी जो अक्यूज होगा इट कुड नॉट बी पनिश्ड अनलेस हिज गिल्ट was approved, and in the civil cases also वो trial होगा, and the trial consists of the four stages like any modern trial, plaint, reply, hearing and decree, जो कि हम लोग नॉर्मली देखते हैं कि सिविल केसेस में काफ़ी सारी हियरिंग्स होती हैं, उसके बाद फाइनल डिसीजन लिया जाता है। और क्रिमिनल केसेस में भी उसमें भी होता है कि जब तक जो भी गिल्ट है वो अक्यूज नहीं मान लिया जाएगा, सॉरी जो भी अक्यूज है वो गिल्ट नहीं मान लिया जाएगा, तब तक उसको पनिशमेंट नहीं मिलेगी। तो ये पूरे प्रोसीजर से पहले भी होते थे, अभी भी होते हैं, उस पर कोई भी चेंजेस नहीं है। ऑल ट्रायल्स एंड सिविल्स एंड द क्रिमिनल केसेस वर हर्ड बाय अ बेंच ऑफ द सेवरल जजेस, काफ़ी बेंच होती है पूरे जजेस की, एंड रेयरली बाय अ जज सिटिंग सिंगली, दैट द डिग्रीज ऑफ ऑल कोर्ट्स एक्सेप्ट द किंग वर्ड सब्जेक्ट टू अपील और रिव्यू अकॉर्डिंग टू द फिक्स प्रिंसिपल्स। तो पहले समय में तो किंग होते थे, तो किंग को ही पूरा फाइनल डिसीजन लेना पड़ता था अकॉर्डिंग टू द फिक्स प्रिंसिपल्स, और रिव्यू करते थे, ठीक है। तो द फंडामेंटल ड्यूटी ऑफ द कोर्ट्स, तो जो मेन फंडामेंटल ड्यूटी है कोर्ट्स का, इट वाज टू डू द जस्टिस विदाउट फेवर और फियर। ओके, तो ये बात होगी हमारी इसकी जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन एंशिएंट इंडिया की। इसके बाद जो आगे हम लोग पढ़ते हैं, इट इज़ अबाउट द टाइप्स ऑफ कोर्ट्स, ठीक है। तो टाइप्स ऑफ कोर्ट्स अब हम नेक्स्ट पार्ट में इसके डिस्कस करेंगे, क्योंकि जब भी क्वेश्चन पूछा जाता है तो वो दोनों मिला के पूछते हैं कि जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन इन एंशिएंट इंडिया के बारे में बताइए, एंड प्लस डिस्कस अबाउट द टाइप्स ऑफ द कोर्ट्स, ठीक है। तो ये हम नेक्स्ट पार्ट में कंटिन्यू करेंगे। अभी फ़िलहाल ये इतना, अगर सिर्फ खाली जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन पूछेगा तो आप इसको मेंशन करेगा, क्योंकि इसमें सब कुछ है कि वैदिक एजेस से लेकर इंडस वाली सिविलाइजेशन तक ये पूरा हुआ, और उसके बाद एंशिएंट टेक्स्ट हमको मिला, उसके वो क्या है, एविडेंस है हमारा एशियन टेक्स्ट। उसके बाद यहाँ पे मनुस्मृति के अकॉर्डिंग 18 मेन टाइटल्स है, और फिर ये लीगल प्रोसीजर है और जो फॉलो होता है, एंड स्मृतिज के अकॉर्डिंग क्या चीज़ है, एंड देन ये वाला जो है कि इन हिज वर्क द इंडियन जुडिशियल सिस्टम S.S. धवन के अकॉर्डिंग इन्होंने क्या कहा है और क्या क्या हायरार्की ऑफ द कोर्ट्स हैं वो मेंशन करिएगा। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट में विल कंटिन्यू विद द टाइप्स ऑफ द कोर्ट्स,
थैंक यू सो मच. प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल फॉर द फर्दर अपडेट्स. एंड जितना ज़्यादा शेयर हो सके उतना अपने फ्रेंड्स के बीच में आप मेरी वीडियो को जो है शेयर करिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वीडियो पहुँचे और हेल्प हो ड्यूरिंग द एग्ज़ाम टाइम्स. क्योंकि एग्ज़ाम्स के टाइम पे जो नोट्स हैं वो अवेलेबल नहीं होते हैं, और यहाँ पे मैं पूरे के पूरे नोट्स जो है वो अवेलेबल करवा रही हूँ, तो ये आप ही का ही बेनिफिट है. सो प्लीज़ सब्सक्राइब and I'll continue it. Thank you for watching. Thank you for listening me. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में.